गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल विजडम क्लासेस पे। मैं प्रकाश सर आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा फिजिक्स। और फिजिक्स में आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, विद्युतीय फ्लक्स। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफी मजेदार है ना। तो वीडियो को पूरा देखें। इससे मैं आपको विद्युतीय फ्लक्स के बारे में सारा कुछ बताऊंगा। इसमें मैं आपको एग्जांपल भी समझाऊंगा, क्वेश्चंस कैसे पूछ जाते हैं बोर्ड में चाहे अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, किसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उस पर हम डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए, ध्यान से समझना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये कोई स्फेरिकल सरफेस है। क्या है ये? स्फेरिकल सरफेस है, सॉलिड है। क्या? सॉलिड है। तो इस सरफेस से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, क्या पास करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, मतलब कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी पास होगा, है ना, या कुछ भी है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं? पास करते हैं ना। तो इसमें क्या होगा, जहां इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं वहां पे क्या होता है? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होता है, जो क्या होता है? पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाता है। अगर आपने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में अभी तक कुछ नहीं समझा है या आप उसे नहीं जानते हो, तो उसका भी वीडियो मैंने बना रखा है, उसको आप देख सकते हो, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। पहले आप लोग उसे देखें, फिर आप लोग विद्युतीय फ्लक्स को समझे, काफी ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हम लोग। ये क्या है? एक स्फीयर है, सॉलिड। क्या है? स्फीयर। इसमें मैंने क्या किया, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें मैंने अप्लाई किया, तो क्या हुआ? से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल रहा है। ठीक है, अच्छा, फिर मान लीजिए कोई क्यूबिकल सरफेस है। ध्यान से समझना है, कोई जल्दी नहीं है, एकदम स्टेप बाय स्टेप बातों को समझेंगे। ये क्यूबिकल क्या है? सरफेस है ना। अब ये जो सरफेस है, तो यहाँ पे 6 सरफेस होता है। कितना होता है? 6 सरफेस होता है। 6 सरफेस है, तो मान लीजिए इस सरफेस से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड पास किया, है ना, या किसी चार्ज को लगाया इस पे, है ना। जब चार्ज मैंने इस पे लगाया, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होगा? टॉप से बॉटम की ओर आएगा, है ना। तो ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इससे पास हो रहा है, मतलब गुजर रहा है ना, ये क्या है? एक प्रकार से इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। कहने का मतलब यह है कि किसी भी सरफेस से, किसी भी सतह से, किसी भी सरफेस से जितना इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, जितना इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स लिंक्ड होता है, या उससे जुड़ा होता है, या उससे जो पास होता है, उससे जो गुजरता है, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वो क्या है? आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक प्रकार क्या है आपका, यह बतलाता है कि किसी सतह से कितनी विद्युतीय बल रेखाएं गुजरती है। क्या बतलाता है? कितनी विद्युतीय बल रेखाएं, यानी कितना इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इससे गुजर सकता है, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब बात आती है, ये समझ गए ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ नहीं है, किसी भी सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो सकता है, वह कौन बताता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताता है, विद्युतीय फ्लक्स बताता है। ये सिंपल समझने का चीज है, ये समझ रहे। अब इसका हम लोग मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, उसको हम लोग फिगर से समझते हैं थोड़ा अच्छे ढंग से। चलिए इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे उस पर थोड़ा डिस्कस करें हम लोग, है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मैग्नीट्यूड कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, तो ध्यान से समझेंगे, बहुत इजी टॉपिक है ना। चलिए मान लीजिए कि यहाँ पे मेरे पास कोई सरफेस है। ये क्या है? कोई सरफेस है जिसका एरिया है ना, वो एरिया क्या है? ए है। क्या है? एरिया ए है ना। इससे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है ना, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका एरिया वेक्टर है ना, और इसके बीच क्या है? ये नॉर्मल है। ये क्या है आपका? नॉर्मल, दैट इज नॉर्मल, है ना। ये नॉर्मल क्या है? तो एरिया पे है। ये नॉर्मल क्या है? ये जो सरफेस है ना, ये आपका जो सरफेस है ना, इस सरफेस का मैंने एरिया क्या माना है? ए माना है। सरफेस है ना, सरफेस के लिए मैंने क्या माना है? वेक्टर ए माना है। इस पे क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने अप्लाई किया, वो क्या है? वेक्टर ई है। और इस पे मैंने एरिया, जो सरफेस था, जो एरिया था ए, उससे मैंने क्या किया? लंब डाला है ना, एन कैप। ठीक है ना। इसके बीच का जो एंगल है वो क्या है? थीटा है। एंड थीटा क्या है? एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। ये जो आपका मतलब नॉर्मल मतलब क्या, ये जो एरिया है ना, उसमें जो मैंने नॉर्मल डाला है, उसके पीछे क्या है? एंगल है थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है आपको, है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसको हम लोग फाई से इंडिकेट करते हैं, फाई ई, है ना। ये होगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। अगर मान लीजिए आप अगर कुछ बुक्स पढ़े होंगे, तो उसमें दिया रहता है डीएस। क्या दिया रहता है? डीएस भी क्या है? वो एरिया ही है ना। ए भी एरिया है, डीएस भी क्या है? एरिया ही है। ठीक है ना। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, वेक्टर ई डॉट वेक्टर
ds, मतलब एक ही जगह पे हम ds भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। क्या है, डॉट प्रोडक्ट, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट से ऑब्टेन होता है। ठीक है, फिर से सुनेंगे, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज गिवन बाय द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो क्या होता है, आपका स्केलर होता है। क्या होता है, स्केलर होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट से ऑब्टेन होता है। इस प्रकार वर्क हम लोगों ने पढ़ा था ना, W, याद कीजिए क्लास 11 थे, वेक्टर F डॉट वेक्टर D, है ना, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। जिसमें क्या होता है कि फोर्स क्या होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब वेक्टर होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर होता है, फिर वर्क क्या होता है आपका स्केलर होता है। क्या होता है, स्केलर होता है। क्यों, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है। क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। इसमें क्या होगा, केवल मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, ये डॉट प्रोडक्ट से ऑब्टेन होता है, इसलिए जो वर्क होता है वो क्या होता है, स्केलर होता है। वहां पे आप लोगों ने समझा था। ठीक उसी प्रकार ये वेक्टर है, यहाँ एरिया भी क्या एक प्रकार से वेक्टर इमेजिन किया गया, माना गया, लेकिन यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा, स्केलर होगा, क्योंकि ये क्या है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट है। क्या है, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा डॉट प्रोडक्ट का नियम आप लोग दिमाग में लाइए। मैंने आप लोग को बताया था मैथ वाला में वीडियो में, उसमें समझाया था वेक्टर P डॉट Q जो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ P मैग्नीट्यूड ऑफ Q इनटू cos थीटा, याद आ रहा है, यानी कि PQ cos थीटा हो गया। देखिए आप तो वेक्टर E डॉट वेक्टर A है ना, जिसको हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ A इनटू cos थीटा। तो E को लिखेंगे E मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ E को, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ A को लिखेंगे A इनटू cos थीटा, दैट इज 5E। हो गया, तो यहां पे लिख देंगे वेयर है ना, E जो है आपका वेक्टर E लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या है वो मैं बता देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ठीक है, वेक्टर ए क्या है, तो एरिया वेक्टर और एन कैप जो आप मैं लिखा हूं, मैंने जो लिखा एन कैप है ना, ये क्या है, नॉर्मल। क्या है, नॉर्मल टू दी एरिया, मतलब क्षेत्रफल पे क्या है हुआ, लंब है। और थीटा क्या है आपका, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड नॉर्मल, है ना। इतना बात आपको समझना है, इतना समझ में आ रहा है। अब अगर हिंदी में आप लोग लिखना चाहते हो तो हिंदी में लिखेंगे कि विद्युतीय फ्लक्स का जो परिमाण होता है, विद्युतीय फ्लक्स का जो परिमाण होता है ना, विद्युतीय क्षेत्र सदिश तथा क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल से प्राप्त होता है। हो गया, यह एक अदिश राशि है। कौन सा राशि है, अदिश राशि है, यानी विद्युतीय फ्लक्स कौन सा राशि होता है, अदिश राशि होता है। क्यों होता है वो मैंने बता दिया, क्योंकि ये जो दोनों होता है ना, स्केलर प्रोडक्ट से जुड़ा होता है, यानी डॉट प्रोडक्ट से जुड़ा होता है, इसलिए ऐसा होता है। तो पहले आप लोग क्या कीजिए, फिगर बना लीजिए, है ना, और फिगर बनाने के बाद जितना भी बात मैंने बोर्ड पे बताया वो सारे बात को लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे यूनिट एंड डायमेंशन की, पहले इसको आप लोग लिख लीजिए जल्दी से। अब हम लोग बात करते हैं यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट डायमेंशन क्या होता है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे भाई, बहुत कुछ बताना है इसमें, थोड़ा ध्यान समझिए। फाई इक्वल टू क्या होता है, ई ए कॉस थीटा, ठीक है ना, इतना समझ रहे। ये क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, है ना। ऐसे क्या होता है, मीटर स्क्वायर, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये वो आपका पहला यूनिट। ध्यान रखिए, मैं और बताऊंगा। अब देखिए इसका एक यूनिट और क्या होता है, फिर लिखिए यहाँ पे फाई इक्वल टू क्या हुआ, ई ए कॉस थीटा, है ना। अब मैंने आपको बताया था ई इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी बटे डी आर, ठीक है ना। इसका होता है वोल्ट, इसका क्या होता है मीटर, तो यहाँ पे हम इंग्लिश लिख सकते हैं वोल्ट मीटर, है ना। और इससे क्या होगा, मीटर स्क्वायर एरिया का, फिर इससे कैंसिल, तो क्या होगा वोल्ट मीटर। एक यूनिट ये भी आ गया। अब एक यूनिट में और निकालूंगा,
देखिए वोल्ट करंट क्या होता है, V इक्वल टू होता है W बाई क्यू, क्लास 10th में भी आप लोगों ने पढ़ा था, यानी कि जूल पर कूलम, यानी कि ये जूल, ये क्या होगा कूलम मीटर, है ना, इसको हम ऐसे देते थे जूल मीटर पर कूलम, है ना। तो ये हुआ दूसरा यूनिट और ये क्या हुआ आपका तीसरा यूनिट। यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट अगर देखा जाए तो मैंने आपको तीन बता दिया, ये वाला न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, वोल्ट मीटर, वोल्ट पर मीटर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, है ना। अब वोल्ट मीटर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, एकदम इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। एक मैंने क्या होता है जूल मीटर पर कूलम, यानी कि यहां से बोल सकते हैं कि 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इक्वल टू 1 वोल्ट मीटर इक्वल टू 1 जूल मीटर पर कूलम, दैट्स ऑल आर इक्वल, है ना। ये सभी के सभी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इतना समझ में आ रहा है। अब इसे हम लोग क्या निकालते हैं, डायमेंशन, ठीक है। फाई इक्वल टू क्या है, ई ए कॉस थीटा, ठीक है। ई का डायमेंशन एफ बाई क्यू, है ना, इंटू ए इंटू कॉस थीटा, क्योंकि ई इक्वल टू क्या होता है एफ बाई क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो एफ का डायमेंशन एम एल टी माइनस 2, इसका आई टी, इसका L2, एरिया का L2, और कॉस थीटा का तो कुछ यूनिट होता भी नहीं है, नहीं डायमेंशन होता है, ठीक है। तो चलिए ML3 है ना, L2 L3 T माइनस 2 आई टी, उस दोनों को ऊपर ले चलिए, ML3 है ना, T माइनस ऊपर तो माइनस 3 होगा, I पर माइनस 1, दैट इज डायमेंशन। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो ML3 T माइनस 3 A माइनस 1, क्योंकि I को हम लोग A भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये सारा बात आप लोग पहले जल्दी से नोट कीजिए जल्दी से। तो अब हम लोग बात करते हैं कुछ स्पेशल केस पे, ठीक है ना, स्पेशल केसेस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी विद्युतीय फ्लक्स की विशेष परिस्थितियां क्या क्या होती है, कैसे वो मैक्सिमम होता है, कैसे वो जीरो हो सकता है, कैसे वो निगेटिव भी हो सकता है, सारी बातों की जानकारी हम लोग सीखेंगे। जैसे मान लीजिए पहला हम लोग बात करते हैं इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, किसकी बात करते हैं, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब क्या, इसका मतलब क्या है, अगर थीटा का मान 0 डिग्री है तो क्या होगा, मतलब यह थीटा मैंने क्या बताया था, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल, दैट इज नॉर्मल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, लाई इन सेम लाइन, ये दोनों क्या है आपका सेम लाइन पे है, मतलब एक ही दिशा में है। जैसे मान लीजिए इधर ये आपका एरिया है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे है ना, तो नॉर्मल भी क्या आपका ऐसे ही है, दोनों क्या है सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, मतलब एरिया का भी डायरेक्शन इसी तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इसी तरफ है, ठीक है। इसका थीटा का मान कितना 0 डिग्री, तो फाई इक्वल टू क्या होता है ये cos थीटा, है ना, ये cos 0 डिग्री मतलब 1, यानी कि E A, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना। यानी कि अगर आपसे पूछे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो वैल्यू होता है मैक्सिमम कब होता है, थीटा का मान 0 डिग्री होता है, कितना होता है 0 डिग्री होता है, और वो मैक्सिमम कितना होगा तो E A होगा, कितना होगा E A होगा। सेकेंड केस की बात करते हैं, ठीक है, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल लाइज परपेंडिकुलर, क्या होगा यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा, यानी कि एरिया और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों एक दूसरे पे क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। जैसे मान लीजिए ये एरिया है, मेरा हाथ क्या है एरिया है, इससे मैंने क्या डाला इलेक्ट्रिक फील्ड डाला, कैसे डाला परपेंडिकुलर डाला, कैसे डाला परपेंडिकुलर डाला, तो यहाँ पे एंगल कितना होगा 90 डिग्री, थीटा का मान जैसे 90 डिग्री लेंगे तो फाई इक्वल टू निकालेंगे ये cos 90 डिग्री, तो ये cos 90 0, यानी ये भी कितना होगा 0। मतलब यह कहने का मतलब है मेरा कि जब किसी भी सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड है ना अगर परपेंडिकुलर पास करेगा तो वहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा 0 होगा, अगर पैरेलल पास करेगा मतलब सेम लाइन में तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा मैक्सिमम होगा। इतना बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले इन दो बातों को जल्दी से नोट कीजिए। चलिए अब बात करते हैं केस थर्ड पे, इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब क्या कि ये जो एरिया होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना दोनों एक दूसरे क्या होगा अपोजिट होगा, यानी एन कैप इधर रहेगा ये क्या रहेगा इधर रहेगा, और दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ठीक है, तो फाई इक्वल टू निकालेंगे ये cos थीटा, अगेन
ई ए cos 180 डिग्री, 180 का मान जल्दी बोल दीजिए, बोले इसका -1, क्या होगा -1 यानी माइनस ई। अरे वाह, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निगेटिव आ गया, क्या आ गया, निगेटिव आ गया। तो मैंने भी आप लोगों को 3 केस बताया, पहला बताया मैक्सिमम ई, दूसरा बताया जीरो, तीसरा क्या बताया नेगेटिव। ये जो नेगेटिव होता है दैट इज मिनिमम वैल्यू, ये क्या होता है मिनिमम वैल्यू होता है किसका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो अगर आपसे पूछे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मिनिमम वैल्यू कितना एंगल पे होता है, किस एंगल पे होता है, तो वो होता है 180 डिग्री पे। कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल दोनों क्या होता है एक दूसरे के अपोजिट होता है, क्या होता है अपोजिट होता है। तो बोलिएगा सर यहां तक हम ये बात सीख चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो पॉजिटिव भी होता है, जीरो भी होता है और नेगेटिव भी होता है। बिल्कुल आपने सही सीखा है ना, कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इतना में कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। तो अभी हमने क्या देखा, फिर से सुन लेते हैं। पहले देखें इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, उसका यूनिट कैसे निकालते हैं, यूनिट है ना, डायमेंशन कैसे निकालते हैं, है ना, और उसका जो स्पेशल केस होता है कब हुआ मैक्सिमम होगा, कब हुआ जीरो होगा, कब हुआ मिनिमम होगा। इतना सारा बात आपको समझ में आ चुका है। यह स्केलर क्वांटिटी है, ये भी आप लोगों ने समझ लिया है। अब हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे एग्जांपल की, प्रॉब्लम्स की, कि कैसा प्रॉब्लम्स हमको दिया जा सकता है। तो पहले आप लोग जल्दी इसको नोट कीजिए। चलिए अब लोग बात करते हैं प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स से संबंधित प्रश्न, ठीक है ना। पहला प्रश्न, जैसे मान लीजिए आप लोग को आपको दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज इक्वल टू 5i - 2j + 7k, ठीक है। और आपको एरिया वेक्टर आपको दे रहा है ना 3i है ना -j, ठीक है, और +2k, ये आपको दे रहा है। तो बोलेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो वैल्यू है वो क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। या लिखेंगे वी नो दैट है ना फाई इक्वल टू क्या होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, ठीक है। तो वेक्टर ए का वैल्यू कितना 5i - 2j + 7k, ठीक है। और वेक्टर ए का वैल्यू कितना है 3i - j + 2k, हो क्या। अब इसको सॉल्व करो तो आप जानते ही हो, i वाले को i के साथ, j वाले को j के साथ, k वाले को k के साथ। चलिए 5 या 15 माइनस माइनस प्लस 2 7 दूना 14, अब जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 29 29 31 यूनिट लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे यूनिट, यहाँ पे उसका वैल्यू नहीं लिखेंगे, यूनिट जो होता है यहाँ पे केवल क्या लिखेंगे यूनिट। अगर आप इसका मात्रक लिख देते हो तो वो सही नहीं होगा, आपको यही लिख देना यूनिट, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू मतलब वेक्टर में दे रहा है, किस में दे रहा है वेक्टर में दे रहा है। अब मैं दूसरा प्रॉब्लम आपको बताता हूँ। एक तो पहला टाइप का प्रॉब्लम आपको ऐसा दे सकता है, दूसरा प्रॉब्लम आपको दे सकता है मैग्नीट्यूड देगा, यहाँ पे वेक्टर दे रहा था ना, यहाँ देगा द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इक्वल टू 10 न्यूटन पर कूलम, है ना। और मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया वेक्टर इक्वल टू 2 मीटर स्क्वायर या 2 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये आपको दे रहा है। और आपसे बोलेगा थीटा जो है ना थीटा वह 60 डिग्री है। मान लो ऐसा क्वेश्चन दे रहा है आपको, थीटा कितना है आपका 60 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए मैग्नीट्यूड दे रहा है ना, तो हम मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लगाएंगे। वी नो दैट फाई इक्वल टू क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ई मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस थीटा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ई कितना है आपका 10, ए कितना है 2 × 10⁻³ इंटू कॉस 60 डिग्री, ठीक है। 2 गुना -3 + 1 है यहाँ पे 10 की पावर क्या होगा -2 इंटू 1/2 cos 60 का वैल्यू 2 से 2 कैंसिल 10 की पावर -2। अब यहाँ पे इसे क्या लिखेंगे यूनिट लिखेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या वोल्टमीटर, कुछ भी लिख सकते हो, है ना। तो ये आपको मैंने 2 तरह का प्रश्न बताया, पहले आप लोग जल्दी से नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर ये 2 है, ठीक, जल्दी से इसको लिखिए। चलिए अगला क्वेश्चन जो आपका है बोला क्या है फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड with a square of sine 0.5 meter held parallel to xy plane when an electric field है ना इतना exist in the region। बोल रहा है कि आपको जो है ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है जो कहाँ है 0.5 मीटर का एक स्क्वायर है, क्या है 0.5 मीटर का एक स्क्वायर है, ठीक है। और वह जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको बताना है वह
कहां पे है, तो पैरेलल क्या है, एक्स वाई प्लेन में। कहां पे पैरेलल है, एक्स वाई प्लेन में। अब बात को फिगर से समझते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है, वाई एक्सिस है। तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसमें क्या आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना, एक्स वाई प्लेन में। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें है तो आप बताइए कि एरिया वेक्टर किधर होगा। क्योंकि ये जो एंगल हमको खोजना है थीटा, थीटा जो होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच है ना। तो लिंक्ड विद स्क्वायर, स्क्वायर तो है, एरिया क्या है, स्क्वायर है, लेकिन हेल्ड पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन, यानी एक्स वाई प्लेन की वो क्या है, पैरेलल है ना। एक्स वाई प्लेन हेल्ड पैरेलल व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इतना एग्जिस्ट इन द रीजन, जबकि वो रीजन में क्या है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर एक्स वाई प्लेन का जो कोई पैरेलल हम लेते हैं तो वो तो एक्स वाई प्लेन में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किस में चला गया, एक्स वाई प्लेन में। तो एरिया वेक्टर यहाँ पे है वो किस में आएगा, जेड एक्सिस पे। तो एक्स वाई प्लेन पर जेड कितना का एंगल बनाएगा, बोलेगा सर 90 डिग्री बनाएगा, है ना। क्योंकि एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस क्या होता है, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है। तो जब जब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स वाई रीजन में होगा, एक्स वाई रीजन में, तो एरिया किस में जाएगा, जेड रीजन में, यानी जेड एक्सिस पे जाएगा। और जब जेड एक्सिस पे जाएगा थीटा का मान कितना होगा, 90 डिग्री। कितना होगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पे सिंपल लिखेंगे हियर, है ना, एंगल बिटवीन है ना इलेक्ट्रिक फील्ड एंड है ना एरिया वेक्टर या नॉर्मल एरिया वेक्टर इज 90 डिग्री, है ना। अब मैंने आपको अभी जस्ट बताया था स्पेशल केस में कि अगर 90 डिग्री है तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट लिखना है फाई इक्वल टू 0। क्योंकि 90 cos थीटा, जैसे ही 90 लेंगे cos 90 डिग्री, तो cos 90 क्या होता है, 0 होता है। तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इजी है, ठीक है। बस जल्दी से नोट कर लीजिए। देखिए एक क्वेश्चन को देखते हैं 4 नंबर में। आपको क्या दे रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स दे रहा है। मतलब कोई सरफेस है जिसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू कितना, इतना, और उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना उसका वैल्यू आपका 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम ये दे रहा है। तो बोला है कि वहां पे एरिया का वैल्यू क्या होगा, मतलब उस सरफेस का एरिया क्या होगा, है ना। बोलेगा सर यहाँ तो सब ठीक है, थीटा कहाँ दिया हुआ है। तो यहाँ पे फिर आपको मान लीजिए कंडीशन दे दिया कि वो जो है ना सरफेस, है ना, सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल के बीच का एंगल है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड और जो नॉर्मल है वो दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। क्या है, पैरेलल है, मतलब समानांतर, ठीक है। मतलब इस तरह से वो पास हो रहा है, एरिया पे तो परपेंडिकुलर है, लेकिन जो नॉर्मल है ना वो ऐसे क्या पैरेलल है। अगर पैरेलल अगर बोलेगा जैसे तो थीटा का वैल्यू कितना होगा, 0 डिग्री। वो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, है ना। अब फिर हम लोग पुट करेंगे वी हैव, है ना, वी हैव फाई इक्वल टू क्या होता है, ये cos थीटा, है ना। यहाँ पुट करेंगे ई फाई का वैल्यू 2 × 10⁻3, ई का वैल्यू 2 × 10⁴, है ना। ए का वैल्यू तो पता नहीं, cos 0 डिग्री, cos 0 1 होता है, इसको बट्टा में ले आएंगे, है ना। 2 × 10⁻3 बट्टे में 2 × 10⁴ बराबर ए, 2 से 2 कैंसिल, उधर जाएगा माइनस होगा ऊपर, तो 10⁻3 - 4 यानी 10 की पावर कितना होगा, -1 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। तो आपको मैंने 4 तरह का भी एग्जाम्पल बताया, आपको 4 एग्जाम्पल आसानी से समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी आप लोग समझ लिए, है ना, उसका यूनिट निकालना भी सीख लिया, स्केलर क्वांटिटी होता है वो भी समझ लिया। मतलब सारी बातों को, इलेक्ट्रिक फ्लक्स संबंधित जो भी बातें होती है वो सारी बातों को मैंने बता दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और इसे ज्यादा से ज्यादा तक दोस्तों के लिए शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।